वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इस वीडियो से पहले भी हमने बहुत से प्रश्नों को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा आप एक बार उन्हें अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है व्यंग्यात्मक शैली का। तो जिस समय भारतेंदु जी मौजूद थे उसमें अंग्रेज़ों का राज था, तो वह स्पष्ट शब्दों में बहुत ही कम बातें करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगर करते तो उनकी रचनाओं को जब्त कर दिया जाता या उन्हें लिखने से इनकार कर दिया जाता था। तो इसीलिए उन्हें एक व्यंग्य शैली को अपनाया गया था, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पर एक का 3 हो जाएगा। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भारतेंदु जी के द्वारा किया गया था। तो सिर्फ ये अंग्रेज़ों से बचाव के लिए नहीं, उस समय लोगों को आकर्षित करने के लिए या उनको सुधार की ओर उन्मुख करने के लिए इस तरह की शैली का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए 2, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? तो जो राजा भोज का सपना है ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी हो जाएगी। जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु माने जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। जिसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अंग्रेज़ों के द्वारा सितारे हिंद की उपाधि दी थी, इसी समय जो हिंदी काव्य जगत के अंतर्गत विद्वान थे उन्होंने भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि भी दी थी। और ये कहाँ पर दी थी? काशी में दी थी, इसका भी ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ कि जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है इनके द्वारा आम फहम इत्यादि भाषा प्रयोग में लाई ये थी। आम फहम से अभिप्राय ये है कि इन्होंने उर्दू, जिसमें उर्दू के शब्द अधिक होते थे, उसको इन्होंने प्रयोग में लाया था शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। और जो ये थी उर्दूनिष्ठ हिंदी। अगर कई बार ये पूछा जाए संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किसने किया था, तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 3, भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा था? तो भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख छपा था आपका प्रभा पत्रिका में। तीसरे का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4, निम्न विकल्पों में से कुछ जीवनियाँ और उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन सा जोड़ा गलत होगा? तो जो जोड़ा गलत हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 3, कलम का मजदूर। ये रामविलास शर्मा की रचना नहीं होगी। बाकी सही देख लेते हैं। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध राहुल सांकृत्यायन की रचना हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगा। अबारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना होगी, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी किसकी पंक्ति है ये? तो मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी ये पंक्ति हो जाएगी जायसी की। पांचवें का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, याद रखना है। इसमें कितने खंड हैं? तो 57 खंड हैं। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा आपकी LT टेट, PGT हिंदी, TGT हिंदी इत्यादि के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र है 8219312129। आपको इस पर व्हाट्सएप करने हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी आपको सभी के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंत में आपको व्याख्यात्मक प्रश्न मिलेंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये क्यों इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, इस प्रकार की व्याख्या करी गई है। और ये प्रैक्टिस सेट की संख्या है 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो संपर्क करना। अगला प्रश्न देखिए 6, हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास माना जाता है चंद हसीनों के खतूत को। छठे का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7, प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है? पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जो कंकाल नामक उपन्यास है किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष, ये वर्णन इसमें मिलता है। तो 7वें का सही विकल्प यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8, निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा विकल्प 3, पहले मैला आंचल, फिर बूंद और समुद्र,
फिर अमृत और विष, सबसे अंत में कठगुलाब आएगा। तो जो मैला आंचल है इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखिए 9, दुखिनी बाला किसका नाटक है? तो जो दुखिनी बाला नाटक होगा ये हो जाएगा राधा कृष्ण दास का। देखिए यहाँ से एक प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि जो दुखिनी बाला राधा कृष्ण दास जी की रचना है ये किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगी नाटक विधा की रचना। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड करता रहता हूँ। अगला प्रश्न है 10, यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है? पहले तो ध्यान रखिए, खच्चर और आदमी किसकी कहानी है? यशपाल जी की। ये भी प्रश्न बन सकता है, खच्चर और आदमी किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। तो ये इसका विषय हो जाएगा, जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच जाता है, इस कहानी का ये विषय हो जाएगा। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो पर्दा कहानी है इसके कहानीकार कौन हो जाएंगे? तो यह भी यशपाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 11, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है? तो यह उपदेशात्मक उपन्यास हो जाएगा। कौन सा उपन्यास है? 100 अजान एक सुजान। तो ये किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। क्या विधा है? उपन्यास विधा है, उपदेशात्मक ये रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न 12, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां कही गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित कुछ तथ्य बता देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना जगत में एक प्रमुख स्थान है, या इन्हें आलोचना या निबंधों का सम्राट कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने आलोचना और निबंधों में ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रस्तुत किया है जो इनसे पहले वर्णित नहीं थी। ठीक है, इसी के साथ इनका एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका हिंदी काव्य जगत में एक अपना ही अलग स्थान है। इससे पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या थी। ठीक है, पर जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखा तो इन्होंने एक नया ही वहाँ पर प्रवर्तन कर दिया, और महत्वपूर्ण इनकी देन है हिंदी साहित्य की लिखने की। और यहाँ से एक दो तथ्य बता देता हूँ। इसका प्रकाशन वर्ष है हिंदी साहित्य के इतिहास का 1929, और इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। इसका भी ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए 13, ताई कहानी के लेखक कौन होंगे? तो जो ताई कहानी है इसके लेखक हो जाएंगे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है 14, एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है? तो एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से रिलेटेड है, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 15, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? रुकिए, तो देखिए प्रश्न ये था, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है? तो सही विकल्प हो जाता विकल्प ए रसिक लाल। जो रसिक लाल है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं होता। बाकी बेनिस का बांका, ठेठ हिंदी के ठाठ, अधखिला फूल, ये तीनों ही उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के हो जाते। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि हरिऔध जी का पूर्ण नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आधुनिक समय का सूरदास इन्हें गणपति चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 16, नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र पद ने भी उसी की शुभाराधना, बोल उठी नारद की बल्कि गगन में, जा रहे घूमने वे गंगा तीर वन में, किसकी पंक्तियाँ होंगी? बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है? जैसे मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय को बता दिया था, ये कहा जाता है सूरदास। उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त को गणपति चंद्रगुप्त ने कुछ कहा है, तो वो आपने बताना है क्या कहा है। अगला प्रश्न देखिए 17, इनमें से
क्या मैथिलीशरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है? तो विकल्प में होगी संस्कृत विदों का प्रयोग मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा अधिक नहीं किया गया है, कम किया गया है ये तो है, पर अत्यधिक नहीं होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी मात्रिक छंद का प्रयोग मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा किया गया है, इतिवृत्तात्मकता का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये जो तीनों ही विशेषता हैं ये हैं आपके द्विवेदी युग की विशेषता। तो जो मैथिलीशरण गुप्त है ये भी द्विवेदी युग से ही संबंध रखते थे, तो एक दूसरे के साथ आपको कोरिलेट करना होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 18, निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है? तो ये हो जाएगा भोर का तारा। जो भोर का तारा है ये जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। तो कई बार यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है, क्या डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है? बिल्कुल नहीं लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल सिंह के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया गया। प्रश्न देखिए, साहित्य लोचन का लेखक है। तो जो साहित्य लोचन रचना हो जाएगी इसके लेखक कौन होंगे? बाबू श्याम सुंदर दास। तो बाबू श्याम सुंदर दास इसके रचनाकार या लेखक हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपसे अलविदा ले लेते हैं। धन्यवाद।